नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं मरुज्ञान अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट। इस केंद्रीय बजट को लेकर के हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाले हैं, और वो भी केंद्रीय बजट कौन से ईयर का, 2026-27 का। इस टॉपिक को लेकर के हम दो पार्ट लेकर के आएंगे। ये पार्ट 1 है और अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा। इस पार्ट में हम केंद्रीय बजट को लेकर के जितने आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों पर डिस्कशन करेंगे, और जो अगला पार्ट आएगा उस पार्ट पे हम जो बजट को लेकर के स्पीच दी गई पीएम के द्वारा, उस पीएम की स्पीच पे हम वित्त मंत्री के जो द्वारा स्पीच दिया गया उस स्पीच पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम केंद्रीय बजट 2026-27 पर। केंद्रीय बजट 2026-27 पर बेसिक बात यह है कि इस बजट को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। 9वीं बार उन्होंने पेश किया है। 1 फरवरी 2026 को उन्होंने बजट पेश किया था, जो 2026-27 का बजट है। ये रविवार के दिन पेश किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कर्तव्य भवन में पेश किया गया, ये हमारा पहला बजट था, और ये बजट युवा शक्ति को संचालित बजट था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2026-27 किस शक्ति पर संचालित था। युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान शक्ति, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है किस शक्ति पर संचालित था, युवा शक्ति पर। वित्त मंत्री ने जब ये पेश किया तो उसी दिन उन्होंने माघ पूर्णिमा को लेकर के और गुरु रविदास जी की जन्मशती का लेकर के भी उल्लेख किया था। और इस दिन वित्त मंत्री ने कांजीवरम रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो हमें ध्यान रखना है कांजीवरम रेशमी साड़ी कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। उस दिन इसकी अच्छी चर्चा हो रही थी। अन्य बात करें तो इसके लक्ष्य की बात करें तो इनका लक्ष्य था प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर की संसाधनों और सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक चीज़ का। तो प्रत्येक परिवार का, समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर के संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना ही हमारे इस बजट का क्या रहा है, लक्ष्य रहा है। तो हमें इस बजट का लक्ष्य याद रखना है। ये बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, युवा शक्ति को समर्पित है। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की इसमें उल्लेख हुआ था। वित्त मंत्री ने इस दिन कांजीवरम रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये रविवार के दिन पेश किया गया पहला बजट था। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी इस बजट को लेकर के। ये जनरल बातें थी, इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात यही आती है कि रुपया आता कहाँ से है। बजट के अंदर सबसे पहली बात ये दे रखी है कि रुपया कहाँ से आता है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ से आते हैं, उससे कम कहाँ से, उससे कम कहाँ से, उससे कम कहाँ से। जैसे मानो कि हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि 100 रुपये टोटल इनकम हो रही है देश की। तो 100 रुपये जो टोटल इनकम हो रही है देश की, उसमें से पैसे सर्वाधिक कहाँ से आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 24 रुपये जो सर्वाधिक आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उधार और दायित्व, उत्तरदायित्व से। सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं पैसे, उधारी से और उत्तरदायित्व से। जो कुछ दे रखा है हमने, किसी को पैसे वगैरह दे रखे हैं, तो उससे टैक्स वगैरह, इससे जो ब्याज आता है वो, उससे सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। सेकंड जो हाईएस्ट पे हमें आता है वो किससे आता है, इनकम टैक्स। जो सर्वाधिक पैसे हमें आते हैं वो किससे आते हैं, इनकम टैक्स, आयकर से। उसके बाद हमें सर्वाधिक पैसे किससे मिलते हैं, आयकर से मिलते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये जो इनकम होती है टोटल, कुल 100 रुपये की इनकम में से हमें कहाँ से कितने रुपए आते हैं वो बात करूँ तो 24 रुपये हमें मिलते हैं उधार से। उसके अलावा उत्तरदायित्व से, ये लिखा पड़ा बोरोइंग और उधार। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पे हमें मिलती है वो मिलती है आयकर से। इनकम टैक्स जो लगता है सरकार के पास, जो इनकम टैक्स लेती है सरकार, उससे 21 रुपये प्राप्त होते हैं। तीसरा सबसे हाईएस्ट जो पैसे आते हैं वो आते हैं कॉरपोरेट टैक्स से, मतलब निगम कर, इसको हिंदी में बोलते हैं निगम कर। तीसरा सबसे हाईएस्ट पे कौन सा है, निगम कर।
4 नंबर पे बात करूँ तो 4 नंबर जो हाईएस्ट पे कमीशन है वो है हमारा जीएसटी। तो 15 रुपये हमें किससे मिलते हैं? जीएसटी से। कहने का मतलब ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा उधार और उत्तरदायित्व से, उससे कम आयकर से, उससे कम निगम कर से और उससे कम जीएसटी से। ये हमें क्रम याद रखना है इसका, क्योंकि क्रम से ज़्यादा पूछा जाता है। आप जोड़ सकते हैं इनको कि लगभग अमाउंट ये 4 चीज़ें ही हमारी पूरी करती है। लगभग 78 रुपये आप देख रहे हो, 78 रुपये जोड़ बन रहा है ये। तो 78-80% तक हमारा जो इनकम का सोर्स आ रहा है ये केवल इन्हीं 4 चीज़ों से आ रहा है देश की 80% तक ईंधन। तो हमें ध्यान रखना है 24 उधार दायित्व से, 21% आयकर से, 18% निगम कर से, 15% जीएसटी से। ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो देश में पैसा आता है वो पैसे में सर्वाधिक जो परसेंटेज होती है वो उधार की होती है, उससे बाद आयकर की, उससे बाद निगम कर की, उसके बाद जीएसटी की। अपने एक बार वापस इसी चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक 24% उधार से और उसके अलावा उत्तरदायित्व से, उधार और उत्तरदायित्व से। उसके बाद 21% जो पैसा आता है वो किससे आता है? आयकर से। उसके बाद 18% जो पैसा आता है वो किससे आता है भाई? निगम कर से, निगम कर से। और उसके उपरांत जो 15% पैसा मिलता है वो किससे मिलता है? जीएसटी से। जीएसटी जो टैक्स लगता है उससे मिलता है। तो हमें 4 क्रम ये ध्यान रखना कि पैसा आता कहाँ से है। तो हमें सर्वाधिक पैसा पता रखना है उधार दायित्व से, उसके बाद आयकर से, उसके बाद निगम कर से और उसके बाद जीएसटी से। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। रुपया कहाँ जाता है, मतलब कहाँ हम लगाते, पैसे को लगाते कहाँ है सर्वाधिक। तो उसमें मैं आपको बात करूँ तो 1 नंबर पे हमें ध्यान रखना है जो सर्वाधिक पैसा हम लगाते हैं वो किस लगाते हैं? स्टेट शेयर एंड टैक्सेस। राज्यों की हिस्सेदारी होती है 22% पे, 22% राज्यों को दे देते हैं हम, और जो कर लगता है उस कर में चुका दिया जाता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, जो राज्यों को टैक्स के अंदर जो हिस्सा दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा 22% राज्यों को देने में चला जाता है पैसा सेंट्रल सरकार का। मतलब सरकार के पास जो 100 रुपये आते हैं उसमें से राज्यों की जो टैक्स के अंदर हिस्सेदारी होती है उस हिस्सेदारी का 22 रुपये चले जाता है, 22%। सेकेंड हाईएस्ट पे किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है 17%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल नहीं 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 नहीं, ये नहीं, तीसरा दूसरा सबसे ज़्यादा ये इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब 20% ब्याज में। सर्वाधिक दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 20% ब्याज में। मतलब 100 में से 20 पैसे किसको दिए जाते हैं? ब्याज में चुका दिए जाते हैं। जो हमने लोन ले रखे हैं, इधर उधर देशों से लोन ले रखे हैं, या किसी इंटरनेशनल जो संगठन है उससे हमने पैसा ले रखा है, या किसी प्राइवेट व्यक्ति से पैसा ले रखा है, तो उसका ब्याज चुकाने में हमें 20 रुपये चले जाते हैं 100 में से। तीसरा जो सबसे हाईएस्ट है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 17% पैसा जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं। ध्यान रखना यहाँ पे केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं, न कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अपने इसको अंतर समझेंगे आगे जाकर के कि केंद्र क्षेत्र की योजना क्या होती है और केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है। तो केंद्र क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनमें जो पैसा दिया जाता है वो पैसा तीसरा सबसे हाईएस्ट पैसा दिया जाता है देश का, 17% पूरे बजट में से। और फोर्थ नंबर पे जो हाईएस्ट पे है हमारा वो है डिफेंस पे, रक्षा पे। कितना? 11%। फोर्थ सबसे ज़्यादा किस पे है? रक्षा पे। कितना परसेंट? 11%। तो हमें ये पैसा जाता कहाँ है ये भी याद रखना है। इसकी मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 22%, फिर 20%, 17% और लगभग 11%। सबसे ज़्यादा किस में जाता है पैसा भाई? राज्यों का करों में हिस्सा, राज्यों का करों में हिस्सा। जो राज्यों के टैक्सेस होते हैं उनमें हिस्सा दिया जाता है, उसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। 20% ब्याज चुकाने में चला जाता है, हमारे जो लोन ले रहे हैं उस पर ब्याज दिया जाता है। 17% पैसा जो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है उन योजनाओं में पैसा लगा दिया जाता है। और जो चौथा सबसे ज़्यादा है तो डिफेंस में पैसा लगाया जाता है।
तो ये 4 सेक्टर हमें याद रखने हैं कि किस किस में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, उससे कम किस में, उससे कम किस में। यहाँ से अपने को क्रम से संबंधित या मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा दिया जाता है, दोनों चीज़ हमने डिस्कशन कर ली। एक तो ये कर लिया कि पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पैसा कहाँ जाता है या मतलब कहाँ लगाते हैं भारत के अंदर जीडीपी में से, तो इस पर हमने बात कर ली। तो ये 2 बातें अभी तक कंप्लीट हुई हैं। उसके बाद विभागों के अनुसार हमसे पूछ लिया जाए कि कौन से विभाग में सर्वाधिक पैसा खर्च किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है परिवहन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा इसकी अब की बार। 5,98,520 है, तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च किया जाएगा, परिवहन में। उसके बाद रक्षा में, उसके बाद ग्रामीण विकास में पैसा खर्च किया जाएगा, उसके बाद गृह कार्य, और उसके उपरांत कृषि से संबंधित क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। फिर शिक्षा में, उससे कम ऊर्जा में, और उससे कम स्वास्थ्य में, और उससे कम शहरी विकास में नियुक्त किया जाएगा। और सबसे लास्ट में 10वां है आईटी और दूरसंचार विभाग। तो हमें यहाँ ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार आरपीएससी लगभग छठे से लेकर के इतने की सेक्टर के बीच में क्वेश्चन बना चुकी है कि बजट के अंदर जो जिस ईयर का बजट था क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस बजट में पूछा गया था कि इस ईयर के बजट के अनुसार सर्वाधिक पैसा किस विभाग को दिया गया है। और उन्होंने जो क्रम बनाया था वो लगभग 6-7 नंबर से उठा करके 9-10 तक बनाया था। तो हमें इसमें पूरा ध्यान रखना है 9-10 तक। सबसे ज़्यादा परिवहन में, उससे कम रक्षा में, उससे कम ग्रामीण विकास, उससे कम गृह कार्य में, फिर कृषि और संबंध कार्य के अंदर, और उससे कम शिक्षा क्षेत्र में, उससे कम ऊर्जा क्षेत्र में, उससे कम स्वास्थ्य क्षेत्र में, फिर शहरी विकास सेक्टर में, और उसके बाद आईटी और दूरसंचार सेक्टर में। तो थोड़ा सा आइडिया रखना आप इन चीज़ों को लेकर के। फिर मैं बात करूं कि अभी हम बजट में पढ़ेंगे कि राजस्व प्राप्ति हुई, पूंजीगत प्राप्ति हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां होती क्या है। एक पता होना चाहिए कि पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या है। प्राप्तियां मतलब देश को पैसा मिलेगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से देश के अंदर, प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां, पहले ये ध्यान रखो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। इस खाते में आय की उन स्रोतों को रखा जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। मतलब एक ऐसे सेक्टर से पैसा आ रहा हो जिनके बदले में कुछ देना ना पड़े। जैसे न तो सरकार की कोई देनदारियां बढ़ती हो, नई सरकार की संपत्ति कम होती हो। कि पैसा हमने लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उधार ले लिया या किसी को कुछ चीज़ दे करके ले लिया कि उसे वापस देना ही होगा, तो वापस वो पैसा जो वापस ना देना हो हमें। और दूसरी बात, वो पैसा होना चाहिए जिससे सरकार की कोई संपत्ति कम नहीं हो, जैसे कोई सेक्टर को चीज़ सरकार ने बेची ना हो। तो उन चीज़ों से हमें जो इनकम प्राप्त होती है उसे बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के रूप में, तो जो टैक्स मिलते हैं सरकार को, न तो सरकार टैक्स के वापस देना होता सरकार को, नई सरकार ने कोई चीज़ बेची, टैक्स से इनकम प्राप्त हो रही है। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रम, जैसे हमारे ओएनजीसी है, ओएनजीसी सेल कंपनी है स्टील को लेकर के, ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी नेचुरल गैस को, ओआईएल है तेल वाली कंपनी। तो इस प्रकार जितनी भी कंपनियां होती है सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं उनको, उनके द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो प्रॉफिट भी इसी में आता है। सरकारी जो पैसा हमने उधार दे रखा है उस पर जो ब्याज आता है, वो ब्याज भी किस प्रकार का कैटेगरी में आता है, राजस्व प्राप्तियों में। गैर कर राजस्व आय, मतलब बिना टैक्स के अलावा भी बहुत सारी आय होती है जो आती है, वो भी राजस्व प्राप्तियों में होती है। जितना भी शुल्क लगाया जाता है किसी पे, जुर्माना लगाया जाता है किसी पे, कोई भी डिपार्टमेंट को लेकर किसी प्रकार का शुल्क या जुर्माना लगाया जाता है, वो भी राजस्व प्राप्तियों में आता है। उसके कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ। इनमें देनदारियाँ बढ़ती है सरकार की। किसकी बढ़ती है देनदारियाँ, सरकार की। इसमें मतलब सरकार को पैसा वहाँ से लिया जाता है जहाँ पे सरकार को वापस देना होता है, या फिर सरकार ने कोई संपत्ति बेच दी हो, मतलब संपत्ति सरकारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे विदेशी ऋण, अब टैक्स लिया, ब्याज पे पैसे लिए हैं, ऋण लिया है, तो वापस देना ही पड़ेगा। लोक लेखा खाते की प्राप्तियाँ, हमारे यहाँ पे 2 खाते होते हैं, एक लोक लेखा और एक दूसरा खाता होता है। तो लोक लेखा खाते में से हमें पैसे निकाल लिए जाते हैं इमरजेंसी में, तो हमें उतने पैसे वापस जमा कराने होते हैं, उसमें हमें वो भविष्य के लिए रखा पड़ा है। दूसरा, भविष्य निधि जमा, जो हमने फ्यूचर को लिए बचा कर रखे हैं, कभी जरूरत पड़ी अचानक से तो लगाएंगे, तो भविष्य निधि जमा में से पैसे निकालने तो हमें वापस जमा करने होंगे उसमें से। अल्प बचत जमा, जो हम थोड़ी थोड़ी बचा करके पैसे जमा करते हैं, तो उसमें से यदि पैसा निकाला है तो उसमें वापस जमा करवाना होगा। आंतरिक बाजार उधारी, मतलब इंडिया में ही बाजार से आपने पैसा उठाया इंडिया सरकार ने किसी से, प्राइवेट व्यक्ति से, तो आपको पैसा वापस लौटाना होगा। विनिवेश, विनिवेश का मतलब है कि उल्टा निवेश, मतलब कोई कंपनी थी सरकार की या सरकार ने कोई चीज़ बना रखी थी, उसको सरकार ने प्राइवेट व्यक्तियों को बेच दिया, बेच करके जो पैसे आए वो पूंजीगत प्राप्तियाँ होगी। जैसे सरकार ने कोई कंपनी बनाई, माना कि एक कंपनी बनाई थी, उसको सरकार चला रही थी इतने सालों से, अब बेचती। जैसे रेलवे सरकार की कंपनी है, सरकार का सिस्टम है, आज सरकार रेलवे किसको बेचते, प्राइवेट व्यक्तियों को, तो विनिवेश के अंदर आएगा। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ होगी।
राजस्व प्राप्तियां जो सरकार की देनदारियां न बढ़ाए या संपत्ति कम न हो, और पूंजीगत प्राप्तियां जो सरकार ने देनदारियां बढ़ाने वाले तरीके से लिया हो, किसी से ब्याज में लिए हो पैसे, या फिर दूसरा कोई चीज़ बेच करके लिए हों, तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है। तो पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों को दोनों को हमें ध्यान रखना है कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। उसके बाद अब हम चलेंगे इस बजट के सार पे। यहाँ पे अब हमारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर राजस्व प्राप्तियाँ। तो टोटल जो राजस्व प्राप्ति हमें प्राप्त होगी वो 35.33 करोड़। इसको अपने इतना बड़ा आंकड़ा याद नहीं रखना है, हमें इसे बहुत छोटा आंकड़ा याद रखना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें जो प्राप्त होगी वो 35.33 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त होंगे। दूसरा हमें ध्यान रखना है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी प्राप्त होगी, 18.14 लाख करोड़। ये देखो कितना है, करोड़ में दे रखा है ऊपर, देखो ये करोड़ में इनकम है पूरी पूरी। बजट 2026-23 का आंकड़ा है ये। तो 35, 33, 150, तो इसको जोड़ो, 35,33,150 रुपये होते हैं ये। तो 35.33 लाख करोड़, इधर 18.14 लाख करोड़। तो टोटल प्राप्तियाँ कितनी होगी हमारी, 53.47 लाख करोड़। टोटल कितनी होगी हमारी, 53.47 लाख करोड़। हमें ध्यान रखना जो हमारा पूरा बजट है वो बजट इतनी है कि हमें कितनी पेमेंट प्राप्त होने वाली है, पूरी टोटल 53.47 लाख करोड़ रुपए हमें प्राप्त होने वाले हैं। उसमें से 35.33 लाख करोड़ हमें राजस्व प्राप्तियाँ होगी और 18.14 लाख करोड़ हमें किसे प्राप्त होगा, पूंजीगत प्राप्तियाँ प्राप्त होगी। तो ये दो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है, कितनी मिलेगी 26-23 के बजट के अनुसार, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है और वो कितनी मिलेगी, टोटल कितना मिलेगा पैसा, 53.47 लाख करोड़ टोटल रुपये हमें मिलेगा इसका। फिर आगे अब ये देखो, ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें ध्यान रखना है। जो कुल बजट है हमारा वो टोटल जीडीपी का कितना है, 13.6%। टोटल जीडीपी का कितना है, 13.6%। जो ये अमाउंट है टोटल, ये हमारी ये जो टोटल अमाउंट है 53.47 लाख करोड़, ये 13.6% है टोटल जीडीपी। जो इंडिया की वर्तमान में जीडीपी है उस जीडीपी का कितना है टोटल, 13.6%। उसके अलावा राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो राजस्व प्राप्तियाँ 9% है और पूंजीगत प्राप्तियाँ 4.6% है। मतलब ये बात ये कह रहा है कि ये टोटल जो अमाउंट देखी है आपने, ये जो टोटल अमाउंट देखी है, ये टोटल अमाउंट है कितनी, तो ये 13.6% है। 13.6% है ये टोटल अमाउंट कितनी है, 13.6%। जो पूरी जीडीपी है देश की, उस जीडीपी का क्वेश्चन आएगा, टोटल जीडीपी का हमारा बजट कितने प्रतिशत है, 13.6%। उसमें से जो राजस्व प्राप्ति हैं ये 9% है। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, 9% है, और ये कितनी है, 4.6% है। तो टोटल जीडीपी का हमें जो कुल बजट है या कुल प्राप्तियाँ हैं वो कितनी प्राप्त होगी, 13.6% है। उसमें से राजस्व प्राप्तियाँ 9% है और पूंजीगत प्राप्तियाँ 4.6% है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी चीज़ को ही मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे कि जो कुल बजट है वो 13.6% है, राजस्व प्राप्तियाँ 9% है और पूंजीगत प्राप्तियाँ 4.6% हैं। ठीक है, आगे वाली 3 बातें हम डिस्कशन करेंगे एक बार। देखो फिर आता है व्यय, हम खर्च कहाँ पे करेंगे पैसे को। खर्च की बात करूँ तो गैर विकासात्मक व्यय, नियमित व्यय, सरकार के वे खर्च जो कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, जो कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। और पूंजीगत व्यय, इनको बोलते हैं विकासात्मक व्यय या अनियमित व्यय, जो कभी कभी किए जाते हैं पर देश के विकास को लेकर किए जाते हैं। और राजस्व व्यय जो रोज किए जाते हैं पर उससे देश का कोई विकास नहीं हो रहा। राजस्व व्यय में सरकार के वे खर्चे जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, कोई चीज़ नहीं बनती इन खर्चों से, पर पूंजीगत व्यय से कोई ना कोई नई संपत्ति का निर्माण होता है। राजस्व व्यय दैनिक कार्यों के लिए किए जाते हैं, और ये जब नई संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं तो नई संपत्ति दैनिक नहीं होती, कभी कभार होते हैं। तो इनका खर्च होता है या तो नई संपत्ति बनाने के लिए, या पुरानी कोई संपत्ति पड़ी है उसका गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, उसको बढ़िया बना रहे हैं, आगे और खर्च करके और उसमें वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसकी, तब किया जाता है। तो राजस्व व्यय जैसे कोई ब्याज चुका रहे हो आप, ब्याज चुका रहे हो, उससे देश का कोई विकास थोड़ी हो रहा है, पर नई संपत्ति बन रही, ब्याज के रूप में जा रहा है, हमने लोन ले रखा था, ब्याज दे दिया, ब्याज दे दिया, वो राजस्व व्यय में आएगा। जितनी भी सरकारी नौकरी होती है उन नौकरियों में जो पे सैलरी दी जाती है लोगों को, वो सैलरी भी राजस्व व्यय में आती है।
जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको चलाने के लिए रेगुलर डे पे जितना जो खर्च होता है एक्स्ट्रा, जितने भी लाइटिंग बिल या एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह जो भी खर्चा आता है पूरा टोटल मशीनरीज में, और वो राजस्व व्यय में आता है। उसके अलावा जो पेंशन दी जाती है वो भी राजस्व व्यय में आती है। जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है वो राजस्व व्यय में आती है। तो राजस्व व्यय में सरकार के वे खर्च होते हैं जैसे सरकार को नई संपत्ति ना बन रही हो, जो दैनिक कार्य ग्रुप में खर्च होते हों, जो देश को चलाए रखने के लिए रेगुलर जरूरी हैं और देश का विकास नहीं हो रहा उससे। पूंजीगत व्यय जो देश के लिए नई चीज़ लेकर के नई संपत्ति बनाई, या जो पुरानी संपत्ति पड़ी उसके रख रखाव के रूप में लगी, जैसे सड़क, पुल, बंदरगाह, रेलवे लाइन, इनका निर्माण करते हैं तो पूंजीगत व्यय में आता है ये। जितने भी हम सार्वजनिक उपक्रम बनाने में निवेश करते हैं वो सारा पूंजीगत आता है। जैसे आज ही हम कोई नई कंपनी बनाए सरकार, तो नई कंपनी बनाए ABC कोई भी, तो उसको चलाए सरकार, उसको चला करके उसको बड़े लेवल पे लेके जाए, उसका जो उत्पादन है उसको बढ़ाए, और बाद में जाकर के उसको सरकार कभी इन्वेस्टमेंट में दे या उससे जो इनकम आएगी सरकार को फ़ायदा होगा, तो नया उपक्रम बने। इस प्रकार जो नए उपक्रम बनाने के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए पूंजी व्यय, और जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उसके लिए राजस्व व्यय। ठीक, अब हम इसको लेकर के आगे बात करेंगे कि वापिस यही बात आ गई कि टोटल व्यय भी हम कितना करेंगे पैसे को, 53.47 लाख करोड़। 53.47 लाख करोड़। ये देखो कि हमें पैसा मिला कितना था, हमने ये बात की 53.47 लाख करोड़ मिला था, 53.47 लाख करोड़ मिला था। और इतना ही पैसा हम किस पे अब वापस लगाएंगे देश के अंदर। अब लगाएंगे कहाँ कहाँ, ये बात आती है। दो प्रकार की चीज़ आती है, एक तो राजस्व और एक पूंजीगत। ठीक है, राजस्व है 41.25 लाख करोड़, और जो पूंजीगत है वो है 12.21 लाख करोड़। तो ये कितना हो गया, 41.25 और ये 12.21 लाख करोड़। टोटल कितना है, 53.47 लाख करोड़। ये टोटल GDP का कितना प्रतिशत था अभी, 13.6%। अब देखो मैंने नीचे नीचे बात बताई थी आपको, एक ये राजस्व व्यय 10.5 है और पूंजीगत व्यय 3.1 है। तो ये यही बता रहा है जो राजस्व लेखा पर खर्च हो रहा है टोटल, ये 10.5% है GDP का। किसका, GDP का, जो देश की हमारी GDP है उस GDP का। और जो ये है पूंजीगत लेखा, ये 12.21 लाख करोड़, ये है 3.1% टोटल GDP का। हमें ध्यान रखना है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय कितना हो रहा है। राजस्व व्यय टोटल GDP 10.5% हो रहा है और पूंजीगत व्यय टोटल GDP का 3.1% हो रहा है। और टोटल हो कितना रहा है, 53.47 लाख करोड़ में से 41.25 लाख करोड़, और ये कितना हो रहा है पूंजीगत 12.21 लाख करोड़। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर एक आता है प्रभावी पूंजीगत व्यय। क्या आता है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। ये 17.14 लाख करोड़ है। कितना है, 17.14 लाख करोड़। अब सर फिर दिक्कत ये आती है सर, पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय में अंतर क्या है। पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय में अंतर क्या है। तो पूंजीगत व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय में अंतर बताएं। तो एक तो है पूंजीगत और एक है प्रभावी पूंजीगत व्यय, और एक है पूंजीगत व्यय। इसमें जो सरकार खर्च करेगी वो है, जो पैसा सरकार सीधा सीधा खर्च कर रही है वो है। इसमें कुछ पैसा सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार राज्यों को देती है कि आप भी देश की संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे सरकार देश का विकास हो, जिससे सरकार को नई संपत्ति का निर्माण हो। तो जो सरकार केंद्र जो राज्यों को पैसा देगा, केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को क्या देती है, पैसे देती है। जितने भारत में टोटल स्टेट है उन स्टेट्स को, उसको यदि जोड़ दिया जाए पैसे को, तो पैसे को जोड़ने के बाद में जो नई इनकम मिल व्यय आएगा जुड़ करके, उसे बोलते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। ये सरकार का पूंजीगत व्यय है जो केंद्र व्यय कर रही है देश के डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें कुछ पैसे सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को भी देती है कि आप भी व्यय कीजिए। यदि उन पैसों को भी जोड़ दिया जाए राज्यों को दिए गए पैसे को भी, तो फिर वो कौन सा व्यय बन जाता है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। प्रभावी पूंजीगत व्यय है 17.14 लाख करोड़। ठीक है, तो जो मैं आंकड़े हाईलाइट करता हूँ आपको बस उस आंकड़ों पर ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा अपने नहीं तो याद करने, नहीं अपने काम के भी इतने नहीं है। तो एक बार ये देखिएगा कि जैसे एक तो ये याद कीजिएगा कि टोटल कुल है
53.47 लाख करोड़, जो जीडीपी का 13.6% है। उसके बाद राजस्व प्राप्ति है 35.33 लाख करोड़, जो जीडीपी का 9% है। उसके बाद है पूंजीगत प्राप्तियाँ 18.14 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 4.6% है। ठीक है। उसके बाद व्यय की बात करें तो जो व्यय है 53.47 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 13.6% है। उसके बाद राजस्व व्यय 41.25 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का है 10.5%। ठीक है। उसके बाद पूंजीगत लेखा पर व्यय है 12.21 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का है 3.1%। उसके बाद प्रभावी पूंजीगत है 17.14 लाख करोड़। कितना है? 17.14 लाख करोड़। ये आ गया हमारा पूंजीगत व्यय। उसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे? आगे है कुछ घाटे। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं घाटे। एक तो होता है राजस्व घाटा। एक तो कौन सा घाटा होता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटा दें तो राजस्व घाटा आता है। जो हम पीछे पढ़ के हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां दोनों, उसमें से घटा दोगे राजस्व घाटा आ जाएगा। एक होता है प्रभावी राजस्व घाटा। जो राजस्व घाटा आया था ऊपर वाला, उस घाटे में से पूंजीगत अस्थियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, सिंपल सी बात करूं तो उधार जितना भी हमने ले रखा है या दे रखा है उसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा प्रभावी राजस्व घाटे में। फिर आता है राजकोषीय घाटा। कुल व्यय में से हम जितना खर्च कर रहे हैं उसमें से राजस्व प्राप्तियां घटा दो। उसके अलावा जितनी ऋणों की वसूली, जितना हमने ऋण ले रखा है उसको घटा दो, और अन्य जो प्राप्तियां हमें प्राप्त हुई है उनको घटा दोगे तो कुल व्यय मिल जाएगा। प्राथमिक घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान जो हमने किया है, जो पैसे हमने लोन पे ले रखे थे उस पर हमने ब्याज दिया है, उसको घटा दोगे तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो हमें ये फॉर्मूले याद रखने हैं, यहाँ से ये चीज़ें बन जाती हैं। अब घाटे के अंदर हमें क्या है? 4 घाटे याद रखने हैं। राजकोषीय घाटा आ गया, राजस्व घाटा आ गया, प्रभावी राजस्व घाटा आ गया, प्राथमिक घाटा आ गया। जो राजकोषीय घाटा हो रहा है हमें वो लग रहा है 16.95 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 4.3% है। राजस्व घाटा हो रहा है हमें 5.92 लाख करोड़। 5.92 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 1.5% है। उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा जो हो रहा है वो हो रहा है हमें 9.96 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 0.3% है। और प्राथमिक घाटा हो रहा है हमें 29.17 लाख करोड़, जो टोटल जीडीपी का 0.7% है। टोटल जीडीपी का कितना है? 0.7%। तो ये चीज़ें हमें कुछ ध्यान रखनी है कि ये कितना प्राप्त हो रहा है, ये कितना प्राप्त हो रहा है, ये कितना घाटा हो रहा है। तो ये घाटों के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सभी घाटों के ऊपर कौन सा घाटा कितना हो रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें राजस्व घाटा 4.3%, राजस्व घाटा 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है, और प्राथमिक घाटा 0.7% है। इनका घटता क्रम भी ध्यान रखना है, बढ़ता क्रम भी ध्यान रखना है। पेपर में बढ़ता घटता क्रम, कितना प्रतिशत प्राथमिक घाटा है, कितना प्रतिशत प्रभावी राजस्व घाटा है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ ही आज वाली क्लास में हम देख चुके हैं कि क्या क्या हमने आज वाली क्लास में पढ़ा है। तो आज वाली क्लास के अंदर हमने एक तो ये देखा है कि बजट को लेकर के बेसिक बातें क्या क्या है, ये हमने टोटल बात कर ली। किस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ। फिर हमने बात की है कि पैसा आता कहाँ से है, पैसा आता कहाँ कहाँ से है, वो हमने बात की है। उसके बाद हमने बात की थी कि पैसा कहाँ व्यय करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कितनी करेंगे, तो वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू आप याद रखोगे। उसके अलावा हमने बात की है कि विभागों के अनुसार कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, वो हमें ध्यान होना चाहिए। फिर हमने बात की है कि प्राप्तियाँ, जो सरकार के पास पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा और कितना आएगा। तो उसमें 2 प्रकार होता है, एक राजस्व प्राप्तियाँ, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, ये हमने बात की है। फिर हमने ये देखा है कि राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं, कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, जीडीपी का कितना प्रतिशत है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा शॉर्ट बना के आपको लिख के दे दिया यहाँ, ताकि आप याद रखो कितने कितने प्रतिशत हैं सारी चीज़ें। फिर हमने व्यय को लेकर के बात की है कि कौन सा राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। और फिर हमने ये भी देखा है कि कुल व्यय कितना किया जाएगा, उसमें राजस्व व्यय कितना किया जाएगा, पूंजीगत व्यय क्या किया जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रभावी पूंजीगत व्यय के बारे में भी बताया है क्या होता है।
फिर हमने घाटे को लेकर के बात की है कि घाटे 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन सा घाटा आपने निकालना है तो उसके फॉर्मूले हमें यहाँ लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे तो आपके पास घाटों की जो संख्या है, वैल्यू है, वो सामने आ जाएगी। उसके साथ फिर हमने ये देखे हैं कि 4 घाटे, कौन सा घाटा कितने प्रतिशत पे चल रहा है। तो 4 घाटे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें राजकोषीय घाटे के जो प्रकार हैं, कितना घाटा किस में हो रहा है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्राप्तियों को और डिस्क्राइब किया गया है, प्राप्तियों को लेकर के बजट के अंदर कि सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ कहाँ से होगी, उसके कम उससे कम उससे कम कहाँ से होगी, तो ये इसमें और डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। फिर हमने कर भिन्न राजस्व के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे जो केंद्र की मेन पीडीएफ है, व्यय जो बजट की, उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय यहाँ पे आ गया, कितना है कितना नहीं, 17 लाख करोड़ ये आ रहा है, तो ये है। ठीक है, ये बजट की रूपरेखा है, बजट का साइज़ है। इसमें बताया गया है कि कौन सा बजट, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, नॉन रिसिप्ट कितनी है, इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, नेट टैक्स रिसिप्ट कितनी आ रही है, डेब्ट कितना आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर बताई जा चुकी हैं। उसके बाद राजकोषीय समेकन पे तो हम इससे आगे वाली क्लास में बात करेंगे। आज हम इसी पर ही समाप्त करते हैं हमारी क्लास को। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में हम उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही सभी का धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।